जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह क्या कारण था जिसकी वजह से जापान को यूएसए पर अटैक करना पड़ा, और समझने की कोशिश करेंगे उस समय के जियोपॉलिटिक्स को और जापान के प्रॉब्लम्स को भी, और हम आखिरी में भारत का एंगल भी इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल अभी भी वही है कि क्यों जापान ने अमेरिका पर अटैक किया, ऐसी क्या मजबूरी थी, जबकि एक ऐसा भी समय था जब जापान और यूएसए दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नेवी थी। उसे ग्रेट ब्रिटेन ऑफ एशिया भी कहा जाता था। जब उसने चाइना पर कब्जा किया तब भी किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे सीधा वॉर कर सके। तो फिर क्यों जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक करके खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? एक्चुअली में इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि प्रॉब्लम हुई क्या थी जापान और यूएसए के बीच में, क्योंकि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो दोनों दोस्त थे, दोनों साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जापान और यूएसए इतना बड़ा दुश्मन हो गए कि जापान ने पर्ल हार्बर को अटैक कर दिया। जापान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा था कि वो जिस एरिया में है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, आपको वहां पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वो लोग अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर पा रहे थे और इंपोर्ट पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड थे, है ना। अमेरिका से उनका ऑयल का या फिर कॉपर का, स्टील का, आयरन का, इस सब का इंपोर्ट होता था, और इसलिए उससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा था। तो दोस्ती बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन होता क्या है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद जापान को लगा कि मैं तो अमेरिका ब्रिटेन के साथ में लड़ा हूं, तो मैं भी तो एक विनर हूं, तो मुझे भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं यूरोपियन मेंटेलिटी को, वो रेसिस्ट है। यूरोप में सबसे ज्यादा आपको रेसिज्म देखने को मिलेगा। तो वो लोगों ने बहुत ज्यादा चिढ़ाया जापानीज को, छोटा नाटा इस तरह की बातें करके, और इवन लीग ऑफ नेशंस में भी उनकी बात नहीं सुनी गई बहुत बार। जैसे 1925 में जब उन्होंने इक्वलिटी की बात की थी, तो वहां पर भी उनकी बात को नहीं माना गया, और इससे बहुत ज्यादा बुरा लगा किसको? जापान को। और वो समझ गए कि हम कितना भी एक्सपेंशन कर लें, कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी इनका साथ दे दे, लेकिन वो यूरोपियंस हमें कभी भी अपने बराबर का नहीं समझेंगे। तो ये तो हो गया था, धीरे धीरे वो कटने लग गए थे। किससे? यूरोपियन और अमेरिका से, वहीं से। और उसके बाद वो सोचने लग गए कि अब कैसे करके हम अमेरिका पर जो हमारा इतना डिपेंडेंसी है इंपोर्ट को लेकर के, ऑयल को लेकर के, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो वो रिसोर्सेज देखने शुरू करते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय पर जापान ने कब्जा कर लिया था किस पे? कोरिया पे। 1910 में ही उस पर कब्जा हो गया था, लैंगडंग पेनिनसुला पे कब्जा हो गया था, आर्थर पोर्ट, सब पे कब्जा था। तो वहां तक जब पहुंच ही गया था जापान, तो अब उसकी नजर पड़ी किस पे? मंचूरिया पे। मंचूरिया जो है वो अभी चाइना का ही एक पार्ट है, और वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, तो उन्हें उसे रिसोर्सेज चाहिए थे, है ना। और उस समय पर हो क्या रहा था कि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। ग्रेट डिप्रेशन हम जानते हैं 1929 से 33 तक चला, ये एक सो कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें कि पूरा यूरोप जो है वो चला गया गरीबी में। अमेरिका भी गया, ट्रेड टैक्सेस बढ़ गए, टैरिफ्स बढ़ गए, सब कुछ। और जापान को लगा कि अब जो उसका एक्सपोर्ट जो वो कर रहा था, अब किसी के पास पैसा होगा तभी तो वो खरीदेंगे। तो एक्सपोर्ट कम हो गया। एक्सपोर्ट कम हो गया तो बैलेंस खराब हो गया, उसका जो पेमेंट का बैलेंस था ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो खराब हो गया। और जापान सदमे में आ गया, अब करे तो करे क्या? इंपोर्ट भी तो हमें रोकना पड़ेगा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो हमें इंपोर्ट भी रोकना पड़ेगा। इंपोर्ट अगर रोक दिया तो फिर जितनी भी फैक्ट्रीज लगी हुई वो सारी बंद हो जाएगी, लेबर्स जो है वो रोड पे आ जाएंगे। तो यही हो रहा था एक्चुअली जापान में उस समय पर, कि वहां की इकोनॉमी नीचे जा रही थी। आप देखेंगे कि ब्रेड, दूध, इस सब का भी दाम आसमान छू रहा था। क्यों? क्योंकि ये हर जगह भी हो रहा था, ऐसे जापान में नहीं हो रहा। जापान ने सोचा कि अब हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, तो उसने 1931 पे ये सोच करके कि हमें रिसोर्सेज तो चाहिए, उसने मंचूरिया पर अटैक कर दिया, और इससे अमेरिका को बहुत बुरा लगा। और लीग ऑफ नेशंस ने भी जापान को बहुत लताड़ा। जापान का कहना था कि अगर कोई यूरोपियन कंट्री एशिया या अफ्रीका को कॉलोनाइज करता है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, और अगर हम वही चीज़ कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बात क्यों हो रही है। लेकिन लीग ऑफ नेशंस ने उसकी एक न सुनी और उसे तुरंत मंचूरिया को छोड़ने के लिए कहा गया, जिससे तंग आकर 1933 में जापान ने लीग ऑफ नेशंस से क्विट कर लिया और उसके बाद एक्सपेंशन जारी रखा। जापान का एक सपना था द ग्रेटर एशिया का, जिसमें वह सारे ही कंट्रीज़ को लगभग ईस्ट एशिया के सारे कंट्रीज़ को एक झंडे के नीचे लाना चाहता था। और इस महत्वाकांक्षा से अमेरिका
भली भांति अवगत थी और वह जानती थी कि जापान को अगर रोकना है तो उसे अभी रोकना होगा, और उसने शुरू किया सैंक्शंस लगाना। और जब जापान ने इटली और जर्मनी के साथ पैक्ट साइन किए तो अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पहले तो सिर्फ रॉ मटेरियल्स पर ही सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन जापान पर उसका कुछ खास असर हुआ नहीं, तो अमेरिका ने उसे धमकाना शुरू किया। उसने सैन फ्रांसिस्को से अपने फ्लीट को भेजा पर्ल हार्बर में, हवाई में, और जापान को कहा कि आप तुरंत चाइना के सारे जीते हुए इलाके को छोड़ दीजिए और जो एक्सिस एलाइज हैं आपके, उससे भी आप अपना नाता रिश्ता तोड़ दीजिए। जापान ने भी अपनी तरफ से ट्रीटी साइन करने की कोशिश की। उसने चाइना के नीचे वाले इलाके को छोड़ देने का भी वादा किया, लेकिन उससे कुछ खास बात बनी नहीं। अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा और ट्रीटी नहीं हो पाई, और फिर जापान पे और ज़्यादा हैवी सैंक्शंस लगाए गए। अमेरिका ने जापान के सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया और ऑयल पर भी बैन कर दिया। अब जापान के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह सरेंडर कर देता, जो 10 साल से उसकी लड़ाई चल रही थी उसे वो सब छोड़ देता, जितने आर्मी मारे गए थे, जितने रिसोर्सेज ख़राब किए थे वो सब बर्बाद कर देता, या फिर वह नए रिसोर्सेज ढूंढता ऑयल के लिए, और जिसके लिए उसकी नज़र गई नीचे के तरफ, जो उस समय पर डच इंडीज़ था, मलय पेनिनसुला, या फिर फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, इन जगहों पर ऑयल रिसोर्सेज थे, और उसे इस सब को जीतना था अपने ऑयल की पूर्ति के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही वह फिलीपींस की तरफ बढ़ता तो यूएसए की आर्मी इंगेज करती नेवी वहाँ पे, तो एक लड़ाई तो यूएसए के साथ जापान को लड़नी ही थी। तो उसने सोचा कि ऑयल के रहते ही एक बेहतर प्लान के साथ ही क्यों ना लड़ा जाए, और फिर इसी वजह से उसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और वहाँ पर मौजूद सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बाद उसने अगले 2 साल तक एक्सपेंशन जारी रखा और महान साम्राज्य की स्थापना की। पर्ल हार्बर का अटैक उस समय के लिए एक सक्सेसफुल अटैक साबित हुआ। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जापान ने फिलीपींस पर कब्जा किया और यूएसए को बुरी तरह से हराया।